नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और आलेखों पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहली खबर है वह हमारे एडिटोरियल पेज से ली गई है और यह जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से संबंधित है। इसको हम ज्योग्राफी से भी संबंधित कर सकते हैं, जो जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। इसके अलावा आप इसे जीएस पेपर 3 में सामान्य अध्ययन के तीसरे प्रश्न पत्र में आपदा प्रबंधन से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो तीनों पेपरों से इसका किसी प्रकार से संबंध है। यही कारण है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देख लेते हैं। मुख्य रूप से संबंधित है हाल के वर्षों में भारत में आने वाली शहरी बाढ़ से, और शहरी बाढ़ में हाल ही में इस श्रृंखला में देखा गया कि हैदराबाद में शहरी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला। और यह जो हाल के वर्षों में इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ी हैं, उसको हमें किस प्रकार से उसका निवारण किया जाना चाहिए, हम किस प्रकार से उनसे निपट सकते हैं। और इसके संदर्भ में भारत में जो विविध प्रकार के जो शहरी मिशन चलाए गए हैं, उन शहरी मिशनों में से क्या हमें एक नवीन स्पंज सिटी मिशन की आवश्यकता है, इसको हम इसमें देखेंगे। स्पंज सिटी क्या होती है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और विशेष करके भारत में इसका क्या संदर्भ है, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो शहरी बाढ़, स्पंज सिटी, ये कुछ ऐसी संकल्पनाएं हैं जिसकी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि हाल में ही हैदराबाद की जो बाढ़ है वो इस बात को दर्शाती है कि बीते कुछ सालों में हमारे अनेक शहरों में बाढ़ की घटनाएं किस प्रकार से बढ़ रही हैं। चाहे वो कुछ समय पहले चेन्नई की बाढ़ हो, इससे पूर्व गुरुग्राम और दिल्ली में समय समय पर बाढ़ की स्थिति में जल भराव देखा जाता है। मुंबई में भी मानसून की स्थिति में बाढ़ आती रही है, और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत के जो शहर हैं उनको इस प्रकार से नियोजित नहीं किया गया, उनको इस प्रकार से विकसित नहीं किया गया है कि वो इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनका सामना कर सकें। तो भारत के शहर किस प्रकार से इस भौगोलिक समस्या का सामना कर सकते हैं, इस पर्यावरणीय आपदा का सामना कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके तहत हैदराबाद की बाढ़ के बारे में। तो अगर हम बात करें हैदराबाद की बाढ़ में, तो इसके कारकों के बारे में बात करने पर यह नज़र आता है कि हाल के समय में जो हैदराबाद में जो वर्षा की जो मात्रा है वो काफ़ी देखी गई है, जिसके चलते बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश का जल आ जाता है, और चूंकि यह समय से डिस्चार्ज नहीं हो पाता, यह बाहर नहीं निकल पाता, जिससे बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। तो हाल के समय में हैदराबाद में वर्षा की मात्रा बढ़ी है, जैसे कि सितंबर 2017 में 2016 की तुलना में हैदराबाद में 450% अधिक औसत वर्षा देखी गई। सितंबर 2019 में पिछले 100 साल की तुलना में यहाँ सर्वाधिक वर्षा देखी गई। इसी प्रकार से अक्टूबर 2020 में यहाँ पे पिछले 100 साल की तुलना में सर्वाधिक वर्षा देखी गई। अब जैसे जैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे बाढ़ के खतरे भी बढ़ जाते हैं। विशेष रूप से यदि वहाँ का शहरों का यदि ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें जल निकासी व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है, अगर किसी भी शहर की जल निकासी व्यवस्था महत्वपूर्ण रूप से जल निकासी व्यवस्था विकसित नहीं होगी, तो वहाँ पे बाढ़ का प्रकोप देखा ही जाएगा। तो पहला तो कारक यह है कि हैदराबाद में पिछले कुछ वर्षों में वर्षा की मात्रा बढ़ी है, और दूसरा कारण यह है कि हैदराबाद के समक्ष जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो जल निकासी व्यवस्था है, वो इतनी विकसित नहीं है, जो एक समस्या का कारक है। इसकी तुलना अगर किए जाए हैदराबाद शहर से, तो हैदराबाद शहर जो 1920 के समय का जो जल निकासी व्यवस्था को लेकर चल रहा था, उस 1920 के समय की जल निकासी व्यवस्था की तुलना में अब जो हैदराबाद शहर है वो व्यापक रूप से वो काफ़ी विस्तारित हो चुका है। वो अपने वास्तविक क्षेत्र से काफ़ी
बड़ा हो चुका है, काफ़ी फैल चुका है। और जैसे जैसे शहर फैलते हैं वैसे वैसे उसमें अनियोजित विकास भी देखा जाता है। और अनियोजित विकास के तहत जो शहर बसाए जाने चाहिए, जिस योजना के तहत शहर बसाए जाने चाहिए, वो जो है देखने को नहीं मिलती, जिसके चलते विस्तारित होने के अनुपात में हम जल निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जो आगे चलकर बाढ़ का और कारक बनता है। इसके अलावा यदि शहरों के बारे में बात किया जाए तो वर्तमान में हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, ज़्यादातर जो समुदाय होते हैं, वो बाढ़ के आपदा के प्रबंधन के संदर्भ में केवल और केवल सरकारों और कुछ समुदायों पर ही निर्भर रह जाते हैं। इसमें व्यापक रूप से सामुदायिक भागीदारी, व्यापक रूप से जन भागीदारी नहीं देखी जाती। और चूंकि इसमें जन भागीदारी का अभाव देखा जाता है, इससे जो जल संसाधन है जिसको प्रबंधित करने में पहले के समय में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होती थी। इसमें सामुदायिक आधार पर विविध प्रकार के नदी, नाले और तालाब वगैरह हुआ करते थे, और उन नदी, नाले, तालाब आदि का बेहतर रूप से जो प्रबंधन किया जाता था, अब वो देखने को नहीं मिलता है, जिससे एक तो ये नदी, नाले और तालाब सूखते जाते हैं, वहीं दूसरी ओर इसमें अतिक्रमण की समस्या भी देखी जाती है। और जैसे जैसे इनमें अतिक्रमण देखा जाता है वैसे वैसे बाढ़ की समस्या भी देखी जाती है, जो इस समस्याओं को बढ़ा देती है। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। अब इसके तहत आपको ये समझना होगा कि जिन समस्याओं की हम बात कर रहे हैं वो केवल और केवल किसी एक शहर की समस्या नहीं है। आप इसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि यह केवल और केवल हैदराबाद की समस्या है और दूसरे शहर इससे मुक्त होंगे। मूल रूप से भारत में जितने भी शहर विकसित हुए हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, या इसी प्रकार से कोई दूसरा शहर हो, ज़्यादातर शहरों में इस तरीके की समस्याएं देखी जाती हैं, जिसके चलते जब भी हम बात करते हैं बाढ़ के कारकों की तो लगभग एक समान कारक ही हमें नजर आते हैं। यही कारण है कि हमें हैदराबाद को एक उदाहरण के रूप में देखना चाहिए और इसके निवारण के लिए हमें कार्य करने की ज़रूरत है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हमें इसमें करना क्या होगा। तो इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण उपायों को हम लागू कर सकते हैं, जैसे कि हमें सरकारी उपायों के साथ जो हमारी जल निकासी व्यवस्था है उसको बेहतर बनाना होगा। इसमें हमें शहरों को ज़्यादा पारगम्य बनाने की ज़रूरत है। पारगम्यता से तात्पर्य क्या हुआ? तो पारगम्यता का मतलब हुआ कि जो वर्षा का जल आता है, वो वर्षा का जल ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए, वो वर्षा का जल ऐसे ही बहकर समुद्र में ना मिल जाए। इसको किसी प्रकार से शहरों में ही रोका जाए, और विशेष रूप से यदि शहर इस प्रकार से विकसित किए जाएं कि वो शहर उस वर्षा के जल को अपने में ही सोख सकें, अपने में ही रोक सकें, तो वह व्यवस्था सबसे बेहतर होगी। जिससे चलते ना केवल हम जो शहरों के जो भूगर्भ जल होते हैं उसको हम भूगर्भ जल को हम पुनः रिचार्ज कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हम आने वाली बाढ़ से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो यह जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये संबंधित हो जाता है स्पंज सिटी से। स्पंज सिटी से तात्पर्य एक ऐसे शहर से होता है, स्पंज सिटी से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें जो आने वाली जो वर्षा की मात्रा है, आने वाला जो वर्षा का जल है, वो वर्षा का जल पूरी तरीके से शहर द्वारा ही सोख लिया जाता है। और जो शहर इसको जब सोखेगा तो वो एक प्रकार से स्पंज के रूप में कार्य करेगा। और इसके तहत जो शहरी विकास है, जो शहरी विकास की संकल्पना है, उसमें इसको शामिल किए जाने की ज़रूरत है। जिसमें हम जब शहरों का निर्माण करें तो शहरों का निर्माण हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि हम केवल और केवल कंक्रीट के शहरों को बसाएं, हम केवल और केवल कांच के शहरों को बसाएं, हम इसके तहत अधिक से अधिक सीमेंट आदि का प्रयोग करें। हमें इसको ना करके प्राकृतिक आधारों पर इसका विकास करना चाहिए, ताकि जो वर्षा का जल है वो आसानी से भूमि के माध्यम से भूगर्भ का भाग बन सके और जिसको हम बाद में प्रयोग
कर सकें। तो वर्तमान में भारत में जो शहरी विकास में जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो अलग अलग मिशन हम चला रहे हैं, जैसे कि अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे पारंपरिक शहर हैं, जो हमारी हेरिटेज सिटी हैं, उनके विकास के लिए हृदय योजना चला रहे हैं। साथ ही साथ हम समय पर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी अलग अलग शहरों को इसमें जोड़ते हैं। तो जिस तरीके से ये अमृत मिशन है, हृदय मिशन है या फिर स्मार्ट सिटी मिशन है, उसी के समान हमें एक स्पंज सिटी मिशन को भी चलाने की आवश्यकता है। इसके तहत शहरों का निर्माण इस आधार पर करना होगा कि वे अपनी वर्षा के लिए, जो आने वाला वर्षा का जल है, उसके लिए एक स्पंज का काम कर सकें, उसको सोखने का काम कर सकें, जिससे वो बहकर एक जगह इकट्ठा ना हो और जो शहरों की जो भूमि है वही उसको सोख ले। इसके तहत जो आने वाला जल होता है वो प्राकृतिक रूप से सोख लिया जाता है और वो धीरे धीरे भूमिगत जल का भाग बन जाता है। इससे ना केवल हम अपने भूमिगत जल को रिचार्ज कर सकते हैं, बल्कि रिचार्ज करने के बाद उसे बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके लिए जो हमारे शहरों का जो नियोजन है, जो हमारी शहरों की जो निर्माण की जो प्लानिंग है, उस निर्माण की प्लानिंग में ही हमें बदलाव करने होंगे, जिसके तहत हमें अधिक से अधिक हरित स्थानों को, ग्रीन एरियाज को फैलाना होगा। इसके तहत हमें घास युक्त भूमि का विकास करना होगा। साथ ही साथ इसमें हमें आपस में जुड़े हुए विविध जो जल संबंधी चैनल्स होते हैं, जो विविध जो वाटर चैनल्स होते हैं, इनका विकास करना होगा ताकि जल एक निश्चित क्षेत्र में बहकर इकट्ठा हो सके। साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से जो आर्द्र भूमियां विद्यमान रही थीं, उन आर्द्र भूमियों के बेहतर प्रबंधन और उनको अतिक्रमण से बचाने के उपाय भी करने होंगे। इसमें न केवल हम जो शहर की पारिस्थितिकी है उसमें हम सुधार कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ इसमें जैव विविधता और मनोरंजन गतिविधियों का भी विकास कर सकते हैं। इसके तहत हमें करना क्या होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके तहत हमें वेटलैंड नीति का एक विकास करना होगा, जिसके तहत शहर में उपस्थित झीलों, दलदल और इसी प्रकार के जो अन्य क्षेत्र होते हैं उनका प्रबंधन करना होगा, चाहे वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत हो। इसके तहत हमें जो जल प्रवाह है, जल के बहने की जो पद्धति होती है, उसको जो है हमें प्रबंधित करना होगा, जिसके तहत हमें ऐसे क्षेत्रों का संरक्षण करना होगा जहां से जल जो होता है दो भागों में बंट जाता है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है वाटर शेड। तो हमें वाटर शेड प्रबंधन पर भी बल देना होगा, जहां से जल दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। इसके तहत हमें ऐसे भूभागों का संरक्षण करना होगा और उनको इस तरीके से हमें प्रबंधन करना होगा कि हम इस तरीके से शहरों का निर्माण ना करें कि जल का प्रवाह जिस दिशा में हो, उस दिशा के विपरीत दिशा में हम शहरों का विकास करें, या फिर हमें भूभाग में जल के प्रवाह की दिशा के अनुसार क्षेत्र को प्रबंधित करना होगा ताकि इसके बेहतर परिणाम हो सकें। अभी होता क्या है कि हम जब भी शहरों का निर्माण करते हैं तो हम इसमें जल की जो प्राकृतिक जो बहाव की जो स्थिति होती है, इसमें जो भूभाग की जो ढाल होती है उसका हम अधिक ध्यान नहीं रखते, और जब हम भूभाग की ढाल का अधिक ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार व्यक्ति ऐसा करते हैं कि वो निम्न क्षेत्र में या निम्न भूभाग वाले क्षेत्रों में घरों का निर्माण करने लगते हैं, और जब बाढ़ की स्थिति आती है तो चूंकि उनका जो निवास स्थान है वो लो लाइंग एरिया में होता है, निम्न भूभाग वाले क्षेत्र में होता है, इसके चलते वो सबसे पहले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। तो जल के प्रवाह की दिशा क्या हो, इसको हमें ध्यान रखना होगा। हमें वाटर शेड मैनेजमेंट पर बल देना होगा। हमें शहरों में विद्यमान जो विविध झील, दलदल और इस तरीके के अन्य जल क्षेत्र हैं उन पर जो है प्रॉपरली ध्यान रख के उनको मैनेज करना होगा, और इसके तहत हमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना होगा। तभी जो है हम
बेहतर उपाय कर सकते हैं, शहरी विकास को बेहतर बना सकते हैं और शहरों को बाढ़ के बचाने के लिए बेहतर उपाय कर सकते हैं। अब इसके तहत हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि केवल और केवल यदि हम सरकारों पर ही निर्भर हो जाएं तो इससे हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसमें अधिक से अधिक सामुदायिक भागीदारी की भी आवश्यकता है, तभी हम अपने शहरों को बेहतर ढंग से बाढ़ से बचा पाने में सक्षम होंगे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट पर्यावरण से है। मुख्य रूप से संबंधित है भारत में मानसून की स्थिति से, और मानसून जो है वह जीएस पेपर 1 में भी भूगोल के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो पेज नंबर 6 के तहत दिया हुआ ये आर्टिकल जीएस पेपर 1 में भूगोल और जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट दोनों में पूछा जा सकता है। तो इसका संदर्भ क्या है देख लेते हैं। तो 2020 का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जिससे भारत में 80% के अधिक वर्षा होती है, इसकी औपचारिक रूप से समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। सामान्य रूप से इसको 15 अक्टूबर तारीख माना जाता है, जब 15 अक्टूबर से मानसून जो है वापस लौटने लगता है, मानसून का निवर्तन देखने जाता है। और इस बार इसको थोड़ा लेट देखा गया है, जिसमें अब इसको 30 अक्टूबर और उसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है इसको देखा गया। तो भारत के लिए इस साल एक राहत की बात यह है कि भारत में इस साल अनुमान से 8% अधिक वर्षा हुई है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब लगातार 2 सालों में भारत को औसत से अधिक वर्षा प्राप्त हुई है। तो भारत के लिए एक शुभ संकेत है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हाल के वर्षों में जो वर्षा की जो इंटेंसिटी है, जो वर्षा की जो तीव्रता है, वो बढ़ी है, जिसके तहत जो इसके खतरे हैं उनको हमें प्रबंधित करना आवश्यक हो गया है, जिसके तहत हमें बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। जो हमने बांधों का निर्माण किया है वो पूर्ण रूप से भर सकते हैं और उनके टूटने का डर पैदा हो सकता है। इसके तहत हम भूस्खलन का भी सामना कर सकते हैं और इससे हमें व्यापक माल और जन की हानि हो सकती है। अब इसके तहत हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में जो वर्षा है वह समान रूप से देखी नहीं जाती। इसके तहत हम यह देखते हैं कि होता क्या है कि भारत में जो वर्षा की जो स्थिति है वो समान रूप से वितरित नहीं है, जिसके तहत हम बाढ़ की स्थिति और सूखे की स्थिति दोनों को एक साथ देखते हैं। यही कारण है कि इसके संदर्भ में जो बाढ़ की स्थिति है उसको नापने के लिए उसके पूर्वानुमान को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, जिसके तहत हम बाढ़ का बेहतर प्रबंधन कर सकें, हम सूखे का बेहतर प्रबंधन कर सकें। इसको हमें किए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो भारत में जो वर्षा की स्थिति होती है वह एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है, जिसमें लगभग हम 80% वर्षा को पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो भारत में जो जाड़ों में जो वर्षा होती है, जो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर के महीने में बारिश देखी जाती है, उसमें विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और केरल के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और केरल के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और तमिलनाडु के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल नहीं होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में हम उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून से हम वर्षा को देखते हैं। लेकिन जितनी रिसर्च हमने दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में की है, उसके अनुपात में जो उत्तर पूर्वी मानसून है, जिससे आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और तमिलनाडु में वर्षा होती है, उसमें इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है, जिसके संदर्भ में काम करने की ज़रूरत है। और चूंकि जो उत्तर पूर्वी मानसून है वह भारत में कुल वर्षा में 10 से 12% योगदान देता है, अतः इसको भी हमें बेहतर ढंग से प्रबंधित करना होगा, जिसके लिए हमें बेहतर अनुमान मॉडलों को लाना होगा। इसके संदर्भ में सुपर कंप्यूटर आदि की भूमिका को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, जिसके तहत न केवल हम बेहतर मानसून पूर्वानुमान कर सकें, साथ ही साथ हम बेहतर आपदा प्रबंधन योजनाओं के साथ आ सकें, हम अपनी शहरी अवसंरचना को बेहतर कर सकें। इसके लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो
जिस प्रकार से वर्षा बढ़ रही है उसी प्रकार से हम बाढ़ और आने वाले जो सूखे आदि की स्थिति है उसको भी बेहतर कर सकें, इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो फ्रंट पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से है। तो मुख्य रूप से इसमें बात की गई है भारत द्वारा जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किए गए कार्य हैं उसके बारे में इसमें बात की गई है, जिसमें अभी हाल में ही नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार द्वारा एक संबोधन किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सामने। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एक प्रमुख संगठन है। इसके समक्ष नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी ने भारत के पक्ष को रखा है कि किस प्रकार से भारत ने जो कोविड-19 का जो महामारी है, जो इससे संबंधित लॉकडाउन से जनित जो मंदी है और इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उससे पार पाने के लिए भारत द्वारा किन किन प्रयासों को किया गया है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में जो अनेक पहले की गई हैं वो किस प्रकार की हैं। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा ये प्रयास किया जा रहा है कि भारत में विनिर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को प्रारंभ किया गया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक महत्वपूर्ण स्कीम है। क्या है अभी हम देखेंगे। इसके तहत दवाओं के विनिर्माण, मेडिकल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है और आगे चलकर इसे 9 से 10 क्षेत्रों तक विस्तारित किए जाने की योजना है। इसके तहत भारत ने यह भी कोशिश की है कि जो हमारे स्वदेशी उद्योग हैं उनकी रक्षा के लिए हम अनेक टैरिफ सुरक्षाएं कर सकें, जिसके तहत जो चीन आदि देशों से जो डंपिंग आदि के प्रयास किए जाते हैं, अत्यंत सस्ती दरों पर जो वस्तुएं जो भारत में भेजी जाती हैं उसको जो है बेहतर करने के लिए, उसको जो है रोकने के संदर्भ में टैरिफ उपायों को किया जा रहा है। हालांकि जो स्वदेशी उद्योगों की रक्षा के लिए जो अनेक टैरिफ सुरक्षा उपाय हैं वो अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यदि उनको अनिश्चित काल तक जारी रखा जाए तो इससे जो भारत का जो बाजार है वो अनकम्पिटिटिव हो सकता है, वो गैर प्रतिस्पर्धी बन सकता है। यही कारण है कि इसको एक निश्चित टाइम फ्रेम तक सनसेट क्लॉज के साथ लागू किया जाएगा, जब 5 साल 10 साल होने के बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा। मूल रूप से इसके तहत कोशिश ये की जाएगी कि भारत के जो स्वदेशी उद्योग हैं उनका विकास हो सके और जब वो स्वदेशी उद्योग विदेशी उद्योगों के समक्ष अपने को खड़ा कर पाने में, उनसे प्रतिस्पर्धा कर पाने में सक्षम हो सके, तब जो है इनको हटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, यह मुख्य रूप से भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने की एक योजना है, जिसके तहत विनिर्माण पर बल देने के साथ उसके परीक्षण, उसके संयोजन, मार्किंग, पैकेजिंग, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। विशेष रूप से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को आगे बढ़ावा देने के लिए इससे संबंधित योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत भारत में निर्मित वस्तुओं की बिक्री होने पर जो कंपनियां हैं उनको 5 साल की अवधि के दौरान 4 से 6% प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मूल रूप से इसमें जो कंपनियां होती हैं उनको भारत में विनिर्माण करने पर बल दिया जाता है और भारत में विनिर्माण करने के साथ जैसे जैसे उनकी सेल्स में वृद्धि होती है उसी सेल्स के अनुपात में सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, ताकि वो और प्रोत्साहन कर ले सकें, ताकि वो और उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। इसके तहत हाल ही में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने भारत को एक महत्वपूर्ण मोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र की कुछ कंपनियों को भारत में फर्म स्थापित करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि एप्पल, सैमसंग, ओप्पो आदि, वो भारत में ही निर्माण के लिए
आएंगी। इसके तहत घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया के साथ इसका एकीकरण भी होगा। मूल रूप से इसमें आपको याद रखना है कि जब भी हम बात करते हैं उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की, तो इसमें भारत में विनिर्माण पर बल दिया गया है, जिसमें यदि कंपनियां भारत में निर्माण करके उसे वैश्विक स्तर पे बेचती हैं और बढ़ावा देती हैं सेल्स को, तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि वो और आगे बढ़ें। अब इसके तहत आपको यह भी समझना होगा कि भारत जो आत्मनिर्भरता की पहल को कर रहा है वो किसी प्रकार का संरक्षणवाद नहीं है या बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें दूसरे देशों के साथ, विदेशी देशों के साथ आयात या निर्यात नहीं किया जाता। उसमें केवल और केवल स्वदेशी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन किया जाता है और इसमें जो है किसी भी प्रकार की बाह्य सहायता नहीं ली जाती। लेकिन भारत आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत ऐसा नहीं कर रहा है। इसके तहत भारत ने कोशिश की है कि भारत में ही निर्माण को बल दिया जाए और साथ ही साथ दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से भी इसमें जुड़ा जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेक इन इंडिया की जब हम बात करेंगे तो मेक इन इंडिया में हम एक तो मेक फॉर इंडिया की बात करेंगे कि हम मेक इन इंडिया के तहत भारत के लिए भी उत्पादन कर रहे हैं। दूसरी ओर हम मेक फॉर दी वर्ल्ड की भी बात करेंगे जिसमें हम दुनिया के लिए भी उत्पादन करेंगे और इसके तहत भारत बनना चाहते हैं वैश्विक आधार पर जो सप्लाई चेन है, आपूर्ति श्रृंखला है, उसका भाग भारत बनना चाहता है और इस आपूर्ति श्रृंखला के तहत विश्व की मोबाइल कंपनियां भारत में भी अपना उपक्रम स्थापित कर सकें। इसके लिए भारत ने इस स्कीम के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया है। अब इसके तहत भारत एफडीआई को भी प्रोत्साहित कर रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी भारत में आकर्षित करने के प्रयास किए गए हैं और इसी के अनुसार भारत में लॉजिस्टिक का विकास और संरचनागत विकास और भूमि और श्रम कानूनों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किए गए हैं। इसके तहत भारत आत्मनिर्भर तो बनना ही चाहता है, साथ ही साथ भारत ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक से भी बचने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत हम ये देख रहे हैं कि चूंकि चीन पूरी दुनिया में वस्तुओं की आपूर्ति में, वस्तुओं की जो बिक्री है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो यदि चीन से भविष्य में किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है या भविष्य में किसी प्रकार से हम अपनी चीन पर जो निर्भरता है उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो इसकी स्थिति में हमें किसी प्रकार का शॉक ना लगे या इसे कह सकते हैं हमें किसी प्रकार का झटका ना लगे, हम केवल और केवल किसी एक देश पर ही अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर ना रह सकें। इसके लिए हमने इस तरीके की मिशन को बढ़ावा दिया है ताकि अगर वैश्विक स्तर पर इस तरीके की कोई मंदी की स्थिति आए तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से उद्धारित किया जा सके। कोविड-19 के जो झटके हैं उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनसे हम बच सकें, इसके लिए इसमें कोशिश की गई है। तो ये चीज़ समझना है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 9 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है बिहार के चुनावों से और बिहार के चुनावों के चलते लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी लगातार जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम इसके तहत ये देखने की कोशिश करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसकी भारत में क्या स्थिति है और इसके संदर्भ में निर्वाचन आयोग को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बिहार चुनाव की पृष्ठभूमि में फिर से आदर्श आचार संहिता या इसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये फिर से चर्चा में आ गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुरूप अनेक नेताओं पर कार्रवाई की गई है, जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आदि। तो इस पूरी पृष्ठभूमि में हम ये देख लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है। तो मूल रूप से आदर्श आचार संहिता एक
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह है, एक गाइडलाइंस का एक सेट है जिसका निर्माण निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है अनुच्छेद 324 के अनुसार। इसके तहत जब से चुनाव की तारीख घोषित होती है उसी तारीख से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और इसमें निर्वाचन आयोग को बहुत सारी शक्तियां दी जाती हैं और यह जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं होता तब तक जो है लागू रहता है। तो यह तो हुई बात इसकी। अगर हम इसकी बात करें विकास की कि किस तरीके से इसका विकास हुआ, तो आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का विकास 1960 में 1960s में केरल विधानसभा के दौरान देखा गया, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार की। जब इसको लागू किया गया तो इसको लागू किया गया चुनाव सभाओं पर, इसको लागू किया गया नेताओं के भाषणों और नारे आदों पर। आगे चलकर इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करने का प्रयास किया गया, जिसमें 1962 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से फीडबैक लेकर इसको जो है लागू किया, जो अब तक जारी है। तो आप कह सकते हैं 60 के दशक से इसको लगातार लागू किया जा रहा है। 1979 में 1979 में निर्वाचन आयोग ने जो सत्ताधारी दल है, जो पार्टी सरकार में है, वो पार्टी चुनाव के दौरान अनुचित लाभ ना ले सके अपने सत्ता में होने का, इसको रोकने के लिए सत्तारूढ़ दल से संबंधित दिशा निर्देश भी इसमें शामिल किए गए। 1991 में इसे और सख्ती से लागू किया गया और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि एमसीसी में जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए जाते हैं उसके संदर्भ में भी दिशा निर्देश इसमें शामिल किए जाएं। तो इसके तहत बहुत सारे प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं, एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि राजनीतिक दल के संदर्भ में इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें जब भी बात आती है भाषणों के बारे में, जब भी बात आती है किसी दूसरे दल की आलोचना के बारे में, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी के प्रावधान ये कहते हैं कि राजनीतिक दलों की जो आलोचना है वो केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्डों और कार्यों तक सीमित होनी चाहिए। इसमें जातिगत और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने, असत्यापित रिपोर्टों के आधार पर उम्मीदवारों की आलोचना करने, मतदाताओं को रिश्वत देने, डराने या किसी भी विचार के विरोध को करने के लिए उनके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना देने पर रोक लगाई गई है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि उम्मीदवारों को व्यक्तिगत आधार पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि उनके रिकॉर्ड और कार्य के संदर्भ में आप बात करेंगे। इसके तहत यदि राजनीतिक दल किसी भी प्रकार की बैठक करना चाहते हैं तो इसकी सूचना उन्हें स्थानीय प्रशासन और पुलिस को देनी चाहिए ताकि बैठक के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। सीसी के साथ यदि 2 या 2 से अधिक दल या उम्मीदवार एक ही मार्ग से कोई जुलूस आदि निकाल रहे हैं तो उन्हें इससे संबंधित टकराव से बचना चाहिए, जिसमें आयोजकों को पहले ही एक दूसरे से संपर्क करना चाहिए। साथ ही साथ जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की जो भड़काऊ गतिविधि है वो नहीं करना चाहिए, जैसे कि राजनीति दल के नेता के पुतले नहीं जलाए जाने चाहिए। इसके तहत जो मतदान केंद्र जब बनाए गए तो इसमें कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बैच और पहचान पत्र दिए जाने चाहिए। इसमें जब मतदाताओं को इससे संबंधित चुनाव दल के नेताओं से संबंधित कोई पर्ची दी जाए तो वो सादे कागज की होनी चाहिए, जिसमें कोई प्रतीक चिन्ह, उम्मीदवार का नाम या पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मतदाता और चुनाव आयोग से जो प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्ति हैं उनको ही मतदान केंद्रों में जाने की अनुमति होनी चाहिए। इसके तहत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑब्जर्वर्स, प्रेक्षकों की भी नियुक्ति की जाती है जो उम्मीदवार से संबंधित शिकायतों को सुन सकता है। इसके तहत चुनाव आयोग ने 1989 से 1979 से 1979 से सत्तारूढ़ दल के आचरण को विनियमित करने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसके तहत मंत्रियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपनी आधिकारिक यात्राओं का प्रयोग चुनावी कार्यों के लिए नहीं करेंगे। साथ ही साथ
वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, चुनावी कार्यों के लिए, अपने को जिताने के लिए आधिकारिक मशीनरी का प्रयोग भी नहीं करेंगे। इसके तहत जो सत्तारूढ़ दल है उसको सरकारी खजाने से विज्ञापन नहीं देना चाहिए या फिर आधिकारिक जन माध्यमों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके तहत मंत्रियों और राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी तरीके के वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिए और सड़क का निर्माण, पेयजल व्यवस्था इसका वादा भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चुनाव को गैर विभेदकारी रूप में प्रभावित कर सकता है। इसके तहत जो दूसरे दल हैं उनको भी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए और राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जो मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालते हों। अब इसके तहत आपको ये चीज़ याद रखना है कि आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से बाध्यकारी, या आप कह सकते हैं कि कानूनी रूप से इसको कानूनी बल नहीं दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि इसको आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता या फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सीधा सीधा भाग नहीं बनाया गया है। हालांकि इसमें यदि कोई व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो इसमें इनडायरेक्टली इस कानून को, विविध कानूनों को लगाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आदर्श चुनाव संहिता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि का भाग नहीं है, हालांकि विविध आधारों पे इसे इसका भाग बनाए जाने की सिफारिश की जाती रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी कम अवधि की होती है और यदि हम इसको कानूनी आधार दे देंगे तो इससे कानूनी कार्यवाही में चूँकि ज़्यादा समय लग सकता है, इससे पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो सकती है। इसलिए व्यवहारिक तौर पर आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप नहीं दिया गया है। हालांकि इसके तहत अगर किसी उम्मीदवार द्वारा गहन रूप से, गहराई से या फिर बहुत गंभीर रूप से किसी अपराध को किया जाता है तो इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय दंड संहिता आदि के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता का प्रत्यक्ष कानूनी जो शक्ति है वो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसको लागू किया जा सकता है विविध कानूनों के माध्यम से। तो ये हो गया हमारा एमसीसी की बात। अब अगली खबर देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से संबंधित है भारत सरकार द्वारा अभी हाल में ही पारित किए गए नए वेज कोड से, मजदूरी पर संहिता से, जिसमें महिला सशक्तिकरण से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिसके तहत नवीन मजदूरी संहिता, जो मुख्य रूप से जो मजदूर होते हैं उनकी मजदूरी को विनियमित करने वाली संहिता है, उस संहिता में कार्यस्थल पर अगर कोई व्यक्ति, कर्मचारी यौन उत्पीड़न में संलग्न पाया जाता है तो इसके तहत अब उसके जो बोनस होगा, जो उसके जो लाभ होंगे उसको रोकने का प्रावधान किया जा सकता है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी बेहतर उपाय हो सकता है। इसके तहत जो मजदूरी संहिता में जो एक पुराना कानून जो पहले लागू था और इसको जबकि पेमेंट ऑफ बोनस का जो एक्ट का भाग बना दिया गया है, तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1960 में इसके तहत सुधार किया गया है, जिसके तहत कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न में संलग्न होने, धोखाधड़ी करने, हिंसक व्यवहार करने और किसी प्रकार की चोरी व तोड़फोड़ में संलग्न होने पर उनके बोनस को रोकने का प्रावधान किया गया है। अगर हम इस बारे में बात करें कि 2013 में भारत ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित एक कानून को बनाया था और इसके तहत कंपनियां आईसीसी की स्थापना करती हैं, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की स्थापना करती हैं, जिसके माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने का प्रयास किया जाता है। अब एक और तो हम कह सकते हैं कि 2013 का एक ये कानून है जो यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कार्रवाई करता है, वहीं दूसरी ओर अब हमने 2020 में भी जो हमारी मजदूरी पर जो संहिता है, उस मजदूरी पर संहिता के तहत भी हमने यह प्रावधान किया है
यदि कोई कर्मचारी यौन उत्पीड़न में संलग्न पाया जाएगा तो उसका बोनस रोका जा सकता है। तो ये दोनों प्रावधान जो हैं यह उम्मीद की जाती है कि भारत में महिलाओं के लिए जो कार्यस्थल है उसको और बेहतर और सुरक्षित बना सकेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। मालाबार नौसैन्य युद्ध अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। 2020 का मालाबार युद्ध अभ्यास का संस्करण दक्षिणी चीन सागर में किया गया। इसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। तो मालाबार नौसैन्य अभ्यास में पहला कथन यह भी गलत है, दूसरा भी कथन गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2020 का जो मालाबार युद्ध अभ्यास का संस्करण है वो भारत में हो रहा है, जिसको 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। एक चरण में इसको आयोजित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के तट पर, विशाखापत्तनम में, और दूसरे में इसको भारत में ही आयोजित किया जाएगा। और मुख्य रूप से इसमें दक्षिणी चीन सागर शामिल नहीं है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को 2020 के संस्करण में शामिल किया गया है। इससे पहले 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल किया गया था। तो ये चीज़ आपको समझनी है। मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज है वो अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। ये मुख्य रूप से 2 चरणों में होगा, जिसमें इसका फेज़ वन जो है वो किया जाएगा, जिसमें भारतीय नेवी, अमेरिका की नेवी, जापान की नेवी, ऑस्ट्रेलिया की नेवी भाग लेगी विशाखापट्टनम तट पर बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर को। जो इसका जो दूसरा चरण होगा वो नवंबर 17 से 20 तक किया जाएगा अरब सागर में, और इसको नवंबर के महीने में 2 बार जो है किए जाने की योजना है। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। इसकी शुरुआत 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी। 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ और इस प्रकार से एक त्रिपक्षीय अभ्यास बना। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया 2007 में शामिल हुआ था, जब इसमें भारत, अमेरिका, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया 5 देशों ने मिलकर अभ्यास किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित में से किन कार्यों को करने के संदर्भ में अधिकृत है? मृत पशुधन के निपटान पर दिशा निर्देश दिए जाने के संदर्भ में, रेलवे स्टेशनों पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने में अनुशंसाएं करने के संदर्भ में, थर्मल इकाइयों पर कठोर जुर्माना लगाने या इकाइयों को बंद करने के संदर्भ में। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तीनों कार्य कर सकता है और इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो अभी हाल में ही मृत पशुधन के निपटान पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा अभी आज ही के अखबार में आया है, जिसमें रेलवे स्टेशनों में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण किस तरीके से रोका जा सके, इसके लिए भी उसने अनुशंसाएं की हैं और थर्मल इकाइयों पर भी जुर्माना लगाने और उन्हें बंद करने का इसको अधिकार है। तो आज ही अखबार में खबर आई है, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रेलवे स्टेशनों पर प्रदूषण को रोकने के संदर्भ में कार्य करने की योजना बनाई गई है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है, जिसका जो गठन है वो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में किया गया। बाद में इसको वायु प्रदूषण और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत भी शक्तियां सौंपी गईं, जिसमें वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और इससे संबंधित प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य करता है, जिसके तहत वो थर्मल इकाइयों को बंद भी कर सकता है और उन पर जुर्माना भी लगा सकता है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर वह आधुनिक पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं को अपनाने के लिए कार्य कर रहा है, ताकि रेलवे स्टेशन पर जो जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण देखा जाता है उसको रोका जा सके। इसके माध्यम से 700 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा सकेगा और उन्हें पर्यावरणीय मानकों के अनुसार बेहतर किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट
प्रमोशन काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। ये खाद्य व रसायन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। यह एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका गठन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किया गया है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, एक और दो कि ना तो एक ना ही दो। तो मूल रूप से यह जो है उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ये कथन गलत है। दूसरा भी इसका कथन गलत है क्योंकि इसका जो गठन है वो कंपनी एक्ट के तहत किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ना तो एक ना ही दो। तो हाल में ही खबर आई है जिसमें भारत से प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 2025 तक $25 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो यह जो संस्था है प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको प्लेक्स काउंसिल भी कहते हैं, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जो 15 जुलाई 1955 में गठित की गई। इसका गठन एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के सेक्शन 25 या कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के तहत किया गया और यह मुख्य रूप से भारत में प्लास्टिक निर्यात और निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त आयोग का कार्य है भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा इस पर रिपोर्ट देना। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? केवल एक, दो और तीन, तीन और चार, एक, दो और चार। तो इसमें मुख्य रूप से जो प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना 2 और सहायता अनुदानों पर विचार 3 कथन सही है। पहला और चौथा जो है इसके कार्यों में आता नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 2 और 3। तो 2 और 3 जो है इसके कार्यों में शामिल है। वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार किया जाता है और मुख्य रूप से एक अनेक कार्य करता है। तो 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में ये खबर आई है जिसमें 15वें वित्त आयोग द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो 9 नवंबर तक सौंप दी जाएगी। तो वित्त आयोग जो है कौन कौन से कार्य करता है? तो मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति को इसके माध्यम से सिफारिश की जाती है कि संघ और राज्यों के मध्य जो करों की शुद्ध प्राप्तियां हैं उसको कैसे वितरित किया जाए और राज्यों के बीच भी इसे कैसे बांटा जाए। इसके तहत यह अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि से राज्यों को अनुदान या सहायता कैसे दी जानी चाहिए इसका पर भी निर्णय लेता है। साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति कैसे की जाए इसके लिए भी ये कार्य करता है और इसमें वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है, जो उसकी सिफारिशें होती हैं वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं जिन्हें मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। और 15वां वित्त आयोग जो है वो 2017 में गठित किया गया जिसकी जो सिफारिशें हैं 2020 से 25 तक लागू की जाएंगी। अब तक 14 वित्त आयोग गठित हुए हैं जिसकी 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें 19-20 तक वैध थीं। तो 27 नवंबर 2017 को NK सिंह को इनका अध्यक्ष चुना गया और ये भारत सरकार के पूर्व सचिव भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह केवल हिंद महासागर में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। ये शाकाहारी होते हैं। भारत में उड़ीसा तट इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सबसे बड़े व व्यापक घोंसला बनाने वाले स्थलों में से एक है। तो केवल 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3 की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओलिव रिडले में पहला कथन गलत है, दूसरा भी गलत है, लेकिन तीसरा सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल 3। ऑलिव रिडले कछुए जो हैं वो आज चर्चा में हैं जिसमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इन पे एक रिसर्च की जाएगी ताकि इनको खतरों से बचाया जा सके। तो ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की एक प्रजाति है जिसे
प्रशांत ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक प्रजाति है और यह मांसाहारी होते हैं। यह जो कछुए होते हैं ये हजारों किलोमीटर की यात्रा कर उड़ीसा के गंजाम तट पर अंडे देने आते हैं और फिर इन अंडों से निकले बच्चे समुद्री मार्ग से वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। यह जो है लगभग 30 साल जब कछुए प्रजनन योग्य होते हैं तो ठीक उसी जगह पर अंडे देने जाते हैं जहां इनका जन्म हुआ था। तो यह अपनी यात्रा के दौरान भारत में गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से गुजरते हैं, लेकिन प्रजनन करने और घर बनाने के लिए ये उड़ीसा के समुद्री तटों की रेत को ही चुनते हैं। तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में रहता है। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कृष्णदेव राय। तो इसमें अशोक जो है इसका सही उत्तर होगा और अशोक ने जो है अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता को सहिष्णुता की भी शिक्षा दी और यह जो लेख है वो एक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल के समय में भारत में शहरी बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति की पृष्ठभूमि में आवश्यक हो गया है कि अन्य शहरी मिशनों के समान ही एक स्पंज सिटी मिशन को भी भारत में प्रारंभ किया जाए। हैदराबाद में आई हालिया बाढ़ की घटना के संदर्भ में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। आदर्श आचार संहिता की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करें, साथ ही इसकी वैधानिक स्थिति के संदर्भ में भी तर्कपूर्ण टिप्पणी करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की चर्चा के आधार पर आप इन दोनों को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस चैनल पर हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक जो न्यूज़ आइटम्स हैं और एडिटोरियल्स हैं उसकी हम चर्चा कर सकें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।